वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पीसीएस और बीओ की डिवाइस सीरीज में। और डिवाइस सीरीज में ये जो हमारा टॉपिक है ये है राष्ट्रपति का भाग नंबर 2। इससे पहले भाग 1 हमने देखा था और भाग 1 में मैंने आपको राष्ट्रपति के बारे में बेसिक जानकारी दी। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन व्यक्ति वोट डालते हैं, राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं क्या हैं, ये सब चीज़ों को हमने जाना। अभी हम आगे बढ़ेंगे और अब हम देखेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ कि राष्ट्रपति आखिरकार करता क्या है, पद पर जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर बैठेगा उसका काम क्या है। तो आज हम इन चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो देखो, अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति अपने पद पर बैठने के बाद सबसे पहला जो महत्वपूर्ण काम करता है वो है ये कि बहुत सारे लोगों की नियुक्ति करता है। ध्यान रखना, नियुक्ति करता है, बहुत सारे लोगों को अपॉइंट करता है। किस किस को अपॉइंट करता है चलिए देखते हैं। तो पहले नंबर पर जिस व्यक्ति को अपॉइंट करता है वो है प्रधानमंत्री। इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखना भाइयों कि भारत में प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है कभी भी। अगर आपके दिमाग में भी ये बात है कि नहीं प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, अभी तो चुनाव आने वाला है, मोदी जी तो चुनाव से आते हैं, तो फिर आपको संविधान की सही जानकारी नहीं है। ध्यान रखिएगा, भारत में प्रधानमंत्री का कोई चुनाव नहीं है। ठीक है, भारत में प्रधानमंत्री के लिए कहाँ चुनाव होता है? अच्छा, मोदी जी जब चुनाव में खड़े होते हैं तो क्या प्रधानमंत्री की पोस्ट के लिए होते हैं कि सांसद की पोस्ट के लिए होते हैं? तो ध्यान रखना, भारत में डायरेक्टली प्रधानमंत्री का कोई चुनाव नहीं है। फिर क्या होता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। ध्यान रखना, और नियुक्ति कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति। तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखना कि भारत में प्रधानमंत्री पद के लिए कोई चुनाव व्यवस्था नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री की सदैव और सदैव नियुक्ति होती है जो कि करता है स्वयं भारत का राष्ट्रपति। चुनाव जो होता है वो सांसद की पोस्ट के लिए होता है। ना ही भारत में प्रधानमंत्री का चुनाव होता है साथियों और ना ही मुख्यमंत्री का होता है। ध्यान रखना, दोनों ही बातें। अब पेपर में सवाल आया कि बताइए भारत में प्रधानमंत्री का पहला ऑप्शन चुनाव होता है, दूसरा नियुक्ति होती है। तो तुम लोग तो भावनाओं में बह करके चुनाव लगाए आओगे कि भाई चुनाव होता तो है, मोदी जी चुनाव से आते हैं, तो गलत हो जाएगा। इस चीज़ को आप हमेशा दिमाग में रखना कि सही चीज़ क्या है। ठीक है, तो पहला जो काम करता है वो ये कि ये प्रधानमंत्री का चुनाव करता है। ध्यान रखना, मतलब प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बन रहा है वो चुनाव से ही आया हो, कोई ज़रूरी नहीं है। अब ऐसे व्यक्ति को भी भारत का प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है जिसने कोई चुनाव लड़ा ही नहीं है। यानी भारत में एक राह चलते व्यक्ति को, जिसको कोई नहीं जानता है, जिसने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा है, उसको भी भारत का प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। ठीक है, बस होना क्या चाहिए? होना चाहिए ये कि उस व्यक्ति को बहुमत प्राप्त दल अपना नेता मान ले। अगर उस व्यक्ति को बहुमत प्राप्त दल अपना नेता मान लेता है तो वो व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन जाएगा। बस उसे अगले 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी, चाहे तो लोकसभा चाहे तो राज्यसभा, और ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो ध्यान रखना, भारत में प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है बल्कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं स्वयं भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, ना केवल प्रधानमंत्री बल्कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ध्यान रखना, इनका भी चुनाव नहीं होता है। ठीक, आगे देखो, भारत एक गणराज्य है जिसका मतलब है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष चुनाव से आएगा, न कि वंशानुगत। अतः भारतीय गणतंत्र का प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। ठीक है, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर किया जाता है, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 74(1) में एक परांतक जोड़ा गया जिसके तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। आगे देखो, अनुच्छेद 85(2) ख के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, किंतु राष्ट्रपति की यह शक्ति अनुच्छेद 74(1) के अधीन है, अर्थात ऐसा केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर ही कर सकता है। यानी राष्ट्रपति लोकसभा भंग तो कर सकता है, ये बात सच है, उसकी पावर है, लेकिन इस पावर का वह यूज तभी करेगा जब केंद्रीय मंत्रिमंडल इसकी अनुशंसा करेगा। यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल कहेगा तो लोकसभा भंग होगी, वरना नहीं होगी। ध्यान रखना, अपने मन से राष्ट्रपति नहीं कर सकता।
उल्लेखनीय है कि मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में कैबिनेट, राज्य और उपमंत्री तीनों शामिल होते हैं। जब मैं आपको मंत्रिपरिषद पढ़ाऊंगा तब ये पॉइंट आएगा, हम इसको देखेंगे, डोंट वरी। आगे देखो, संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत किसी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, ध्यान रखना। यानी अगर किसी मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में कोई मतभेद हो जाए, ठीक है, तो उस मतभेद को सुलझाने के लिए साथियों बुलाई जाएगी एक संयुक्त अधिवेशन, एक संयुक्त बैठक, और उस संयुक्त बैठक को बुलाने का अधिकार है भारत के राष्ट्रपति के पास, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि उस बैठक की अध्यक्षता करेंगे स्वयं लोकसभा अध्यक्ष, याद रखना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संसद का एक संघटक भाग है, यानी संसद 3 लोगों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है तथा संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत विशेष परिस्थिति में अध्यादेश भी जारी कर सकता है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, ठीक है। आगे देखो, पेप्सू विनियोग विधेयक मामले में 1954 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आत्यांतिक वीटो का प्रयोग किया था, जबकि 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आत्यांतिक वीटो मंत्रिमंडल की इच्छा के अधीन होता है, अतः पॉकेट वीटो ही स्वेच्छा से माना जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। ये कौन सा वीटो किसने कब इस्तेमाल किया है। देखो 3 तरीके की वीटो पावर होती है, मैं आपको बता देता हूँ। पहली होती है आत्यांतिक वीटो, ठीक है, इंग्लिश में बता देता हूँ, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है, एब्सोल्यूट वीटो पहली होती है। लिख देता हूँ यार सही से, चलो यहाँ पे लिखा तो है, लिखने की जरूरत है। देखो पहली होती है आत्यांतिक वीटो, ये वाली। आत्यांतिक वीटो में क्या होता है कि मान लीजिए कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास साइन करने के लिए आया और राष्ट्रपति ने साइन करने से मना कर दिया, तो वो कभी कानून नहीं बनेगा। ये हो गई आत्यांतिक वीटो। बट आत्यांतिक वीटो की एक लिमिटेशन है ये कि आत्यांतिक वीटो हमेशा गैर सरकारी विधेयक में इस्तेमाल होगी। अगर कोई सरकारी विधेयक आ गया, सरकारी विधेयक मतलब अगर सरकार के किसी मंत्री ने कोई विधेयक रखा है तो उस विधेयक पर राष्ट्रपति आत्यांतिक वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उस पर साइन करना पड़ेगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी शक्ति होती है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो का मतलब ये हुआ कि कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास साइन करने के लिए आया कि साहब इस पर साइन कर दो, राष्ट्रपति क्या करेंगे, उसको वापस कर देंगे और कहेंगे इस पर पुनर्विचार करो, दोबारा से विचार करो, ठीक है, पुनर्विचार के लिए वापस भेज देंगे। पुनर्विचार के लिए वापस भेज देंगे तो फिर से जो है लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, उसमें ऑब्वियस बात है टाइम लगता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है वो लेट होगा, इसीलिए इसका नाम है विलंबनकारी वीटो या निलंबनकारी वीटो। इससे निलंब होगा, सीधी बात है, विलंब होगा, ठीक है ना। हाँ, नियम ये भी है कि अगर एक बार किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर दिया गया और वो विचार होकर दोबारा राष्ट्रपति के पास आ गया तो इस बार राष्ट्रपति को साइन करना ही पड़ेगा। और तीसरी शक्ति होती है साथियों पॉकेट वीटो, ध्यान रखना, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाली, ये पॉकेट वीटो, ये तीसरी पावर है। एक्चुअल में राष्ट्रपति के पास यही एकमात्र पावर है। पॉकेट वीटो का मतलब है जेबी वीटो। इसमें क्या होगा कि मान लो कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास साइन करने के लिए आया कि साहब साइन करो, राष्ट्रपति उसे साइन करना नहीं चाहते, तो क्या करेंगे, उस विधेयक को अपने पास विचार करने के लिए सुरक्षित रख लेंगे, अपने पास, वापस नहीं करेंगे विचार करने के लिए, नहीं, अपने पास विचार करने के लिए सुरक्षित कर लेंगे। यानी वो विधेयक जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक उस पर विचार करेंगे, वो चाहे तो 1 दिन विचार करें, 2 दिन विचार करें या 10 साल विचार करते रहें, सही है, या अपने तकिए के नीचे रख के सो जाए। तो जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक उस पर विचार करते रहेंगे, यानी राष्ट्रपति उस पर विचार करके उसको पूरी तरह से खा जाएंगे, समाप्त कर देंगे, ठीक है। इसी को कहा जाता है पॉकेट वीटो और पूरे संविधान में राष्ट्रपति के पास यही एकमात्र पावर है जो डायरेक्टली उसको दी गई है। इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि इनका इस्तेमाल कब कब किसने किसने किया है। तो देखो आत्यांतिक वीटो का इस्तेमाल सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया है और पॉकेट वीटो का प्रयोग सबसे पहले ज्ञानी जैल सिंह ने किया है, ध्यान रखना, ठीक है। देखो वर्ष 1986 में भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक के संबंध में जेबी वीटो
अधिकार का प्रयोग किया था। उल्लेखनीय है जब राष्ट्रपति दोनों सदनों द्वारा पारित बिल को अपने पास असीमित समय सीमा के लिए रख लेता है, मैंने अभी बताया ना ही सहमति करता है ना ही वापस लौटाता है, तो इसे जेबीए निषेधाधिकार कहा जाता है। ठीक। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें आती है? अनुच्छेद 123 में, राष्ट्रपति। ये भी ध्यान रखना है कि अगर एक बार अध्यादेश जारी हो गया तो इसका प्रभाव कब तक रहता है? तो इसका प्रभाव 42 दिन तक रहता है, ध्यान रखना 42 दिन, या फिर हम कहें 6 सप्ताह। पेपर में पूछा गया सवाल है कि अध्यादेश का प्रभाव कब तक रहता है? तो 6 सप्ताह तक रहता है, 6 सप्ताह बाद ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है, ध्यान रखना। ठीक है। कोई पूछे अध्यादेश क्या होता क्या है, अध्यादेश ही क्या होता है, कोई पूछे तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर मान लीजिए हमें कोई कानून बनाना है, ठीक है, तो कानून बनाने की एक प्रक्रिया है। कानून बनाने की प्रक्रिया में आपको लोकसभा चाहिए, राज्यसभा चाहिए, फिर राष्ट्रपति के साइन चाहिए, तब कानून बनेगा। लेकिन मान लो कोई मुद्दा ऐसा है जिस पर तुरंत कानून बनाना है और आप लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति वाले चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, उसमें समय लगता है और तुरंत कानून बनाने की जरूरत है, तो फिर हम क्या करेंगे या सरकार क्या करेगी? राष्ट्रपति के माध्यम से उस कानून को बना लेगी और राष्ट्रपति के माध्यम से बनने वाले इस कानून को ही कहा जाता है अध्यादेश। आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे में राष्ट्रपति जो आदेश जारी कर देंगे वही कानून बन जाएगा, ठीक है। उन्होंने कह दिया कि साहब रात के 9 बजे के बाद कोई आदमी घर से बाहर नहीं निकलेगा, जनता कर्फ्यू है, तो वो कानून बन गया। फिर 9 बजे के बाद घर से बाहर निकलोगे तो पुलिस तुड़ाई करेगी, क्यों? आप एक कानून का उल्लंघन कर रहे होंगे। लेकिन ऐसा कब तक होगा? ऐसा अधिकतम 6 सप्ताह तक ही हो सकता है, यानी मैक्सिमम 42 दिन तक ही ऐसा होगा। 42 दिन के भीतर अगर सरकार इस अध्यादेश को प्रॉपर कानून बना दे तो ये लागू रहेगा, लेकिन अगर सरकार ने कानून नहीं बनाया तो 42 दिन बाद ऑटोमेटिक खत्म, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो, अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 239(5) के तहत संघ राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर, ठीक। और मंत्री जो होते हैं, ठीक है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे। इसके अलावा योजना आयोग के अध्यक्ष तो खैर जो है प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो आपको ध्यान रखना है कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। ये स्पेशल पॉइंट है, आप याद रखना कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, राष्ट्रपति नहीं करते। तो इस चीज़ में थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये पॉइंट आपको स्पेशली याद अलग से रखना है। आगे देखो, राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी, अनुच्छेद 148 के अनुसार नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। संविधान के अनुच्छेद 160 के अनुसार राष्ट्रपति आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है, ध्यान रखना। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल के पास है, अगर साधारण राज्य है तो, लेकिन अगर केंद्र शासित है तो राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति को विधि तथा तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्नों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श की शक्ति प्राप्त है। मतलब ये हुआ कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी कानूनी मामले पे सलाह ले सकता है और सुप्रीम कोर्ट उसको सलाह देने के लिए जो है उसका एक काम है कि वो सलाह दे। संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना अनुच्छेद 86 के अंतर्गत राष्ट्रपति का अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 72 की क्षमादान की राष्ट्रपति की शक्ति, अनुच्छेद 123 अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति और अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट के परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति की शब्दशः शक्ति के रूप में उल्लेख करते हैं, ठीक है। क्षमादान की शक्ति ध्यान रखना, अगर भारत में किसी को फांसी की सजा हो गई है तो वह राष्ट्रपति के पास क्षमा याचिका या दया याचिका लगा सकता है।
अगर राष्ट्रपति चाहेंगे तो उसको क्षमा कर देंगे। क्षमा का मतलब होता है दंड से पूरी तरह मुक्त हो जाना, फिर आपको कोई सजा नहीं मिलेगी। यानी अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति ने फांसी की मतलब अगर किसी व्यक्ति को कोर्ट ने फांसी की सजा दे दी और राष्ट्रपति के पास पहुंच गया और राष्ट्रपति ने उसको क्षमा कर दिया तो फिर उसको फांसी नहीं दी जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो। अनुच्छेद 124 के 4 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक वह साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसा हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल क्षमता के बहुमत द्वारा उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने उसे हटाने का आदेश नहीं दे दिया है। लैंग्वेज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट आसान है, मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को तब हटाया जाएगा जब उसे हटाने का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से सदन ने पास किया हो, और सदन जब पास कर देगी तो राष्ट्रपति उसे हटाने का आदेश दे देंगे, तब वो हटेगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो नहीं हटेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, आसान भाषा में ये है। भारत के राष्ट्रपति को संविधान के तहत प्राप्त प्राधिकार और औपचारिक एवं विधिक तथा संवैधानिक और नाम मात्र है। ठीक है ना, हाँ, तो अधिकार है वो नाम मात्र के लिए है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, उन्हें डायरेक्टली राष्ट्रपति यूज नहीं कर सकता। संघ वित्त आयोग, अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि लोक लेखा समिति की स्थापना लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों को मिलाकर की जाती है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा संघ वित्त आयोग की सिफारिशें नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को क्रमशः संविधान के अनुच्छेद 281, 151, 338 के तहत संसद के पटल पर रखवाया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, यानी जितने भी आयोग हैं ये सब अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं? राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति फिर उस रिपोर्ट को संसद में रखवाता है। इस बात को आप विशेष रूप से याद रखें। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास ही है। ठीक है, वो बस पढ़ देते हैं, पावर उनके पास कुछ भी नहीं है। पावर किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वह संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध बिहार राज्य से है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं, थोड़ा सा और है। भारत के व्यक्ति के अनुसार चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी, तथापि कार्यकाल के अनुसार उनका क्रम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार, एस राधाकृष्णन और जाकिर हुसैन के बाद छठवां है। ठीक है, आगे देखो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 3 अवधि तक 1950 से 1952, 52 से 57 और 57 से 62 तक भारत के राष्ट्रपति रहे, जिनमें से 26 जनवरी 1950 को वे संविधान के अध्यक्ष होने के कारण भारत के राष्ट्रपति बने। 1952, 1957 में वे क्रमशः प्रथम व द्वितीय राष्ट्रपति चुनावों के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। एन संजीव रेड्डी सर्वसम्मति से या निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। इनका कार्यकाल था 77 से 82। भारत के दूसरे राष्ट्रपति 1962 से 1967 तक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा व दार्शनिक शासक के रूप में माना जाता है। भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित था, इनका ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। वे 2 बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। भारत के व्यक्तिक्रम के अनुसार 11वें राष्ट्रपति 2002 से 2007 तक एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एकीकृत मिसाइल विकास कार्यक्रम के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाया। बेसिकली साइंटिस्ट थे, सब जानते हैं इनके बारे में। जस्टिस एम हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 के दौरान कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया। इनके बारे में मैंने पहले बताया कि एकमात्र भारत के मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट, जो भारत के राष्ट्रपति बने। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे लेकिन राष्ट्रपति बन गए। चलिए, अब प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है साथियों, ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, ध्यान रखना। संविधान की 5वीं अनुसूची के पैराग्राफ 6 में अनुसूचित क्षेत्रों से निम्नलिखित प्रावधान है, इनको जरा देखो आप। राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित अथवा विस्तारित किया जा सकता है, ध्यान रखना। किसी भी समय राष्ट्रपति के आदेश अनुसूचित क्षेत्रों के संपूर्ण अथवा किसी विशिष्ट भाग को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है,
राज्य के राज्यपाल की सहमति से राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाया जा सकता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन 6 मई 1957 से 11 मई 1962 तक बिहार के राज्यपाल, उसके बाद 62 से 67 तक भारत के उपराष्ट्रपति और फिर 67 से 69 तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, ध्यान रखना, ठीक है। बीबी गिरी राष्ट्रपति निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के आरोप में विवाद की सुनवाई के समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस.एम. सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ के सम्मुख उपस्थित थे। ध्यातव्य है 1969 में राष्ट्रपति चुनाव में बीबी गिरी स्वतंत्र उम्मीदवार तथा नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस के उम्मीदवार थे, ठीक है। बीबी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना भी कराई गई जिसमें बीबी गिरी को विजयी मिली, ठीक है ना। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए थे। राष्ट्रपति रहता कहाँ है? राष्ट्रपति भवन में रहता है, जिसका डिजाइन तैयार किया है एडविन लुटियंस ने। यह भवन भारत के राष्ट्रपति का सरकारी आवास है। 1950 तक इसको वायसराय हाउस कहा जाता था क्योंकि वायसराय के लिए बना था, है ना। और मैं आपको बता दूं वायसराय हाउस में रहने वाले पहले वायसराय थे लॉर्ड इरविन। बाद में अंग्रेज तो चले गए, उनका घर रह गया तो हमने कब्जा कर लिया फिर, और जो है हमने इस पर अपने राष्ट्रपति को बिठाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर राष्ट्रपति से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं जिनको आप ध्यान रखना। भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख 52 में, संघ की कार्यपालिका शक्ति 53 में, राष्ट्रपति का चुनाव 54 में, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका 55 में, राष्ट्रपति का कार्यकाल 56 में, पुनः चुनाव के लिए अर्हता 57 में, राष्ट्रपति चुनाव के लिए योग्यता 58 में, राष्ट्रपति के कार्यकाल की दशाएं 59 में, राष्ट्रपति की शपथ 60 में है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये। महाभियोग की प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, 61 में है, याद रखिएगा। पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए दोबारा चुनाव 62 में है, ध्यान रखना। 6 माह के अंतर्गत इस पद को भर लेना चाहिए अगर कभी राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले 71 में, 72 में क्षमादान की शक्ति है, ध्यान रखना। 74 में राष्ट्रपति को सहायता सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन, ये आर्टिकल 75 में है। 76 में आपको मिलेगा भारत का महान्यायवादी। 77 में आपको मिलेगा भारत सरकार द्वारा कार्रवाई का संचालन। 78 में आपको मिलेगा राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री के दायित्व। 85 में आपको मिलेगा संसद के सत्र, सत्र अवसान एवं भंग करना। 111 में मिलेगा संसद द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति प्रदान करना। 112 में मिलेगा संघीय बजट जिसे हम कहते हैं यूनियन बजट, और 123 में मिलेगा राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है। और 2 और है और देख लो। 65 में मिलेगा उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल, और 143 में मिलेगा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति। तो इसी के साथ राष्ट्रपति वाला चैप्टर हमारा पूरा हुआ। अब हम लगाएंगे राष्ट्रपति से जुड़े हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। जो सवाल है प्रीवियस ईयर के हैं जो पीसीएस और आईएएस परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है। तो बीओ और पीसीएस में भी आ ही सकते हैं, तो इनको हम जरा सॉल्व करते हैं। चलिए, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है। संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है, सही बात है। कारण, राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, तो यार ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना। ये बात तो सही है बट ये तो बिल्कुल गलत है। तो ए सही है, आर गलत है। ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। सीमा क्यों नहीं है? सीमा तो बिल्कुल है यार, ऐसा थोड़ी है। देखो यूपी पीसीएस मेंस 2012 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। हाँ, आगे देखो। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करते हैं? तो डायरेक्टली करते हैं या इनडायरेक्टली करते हैं, देखो जरा। तो अभी जस्ट हमने ऊपर पढ़ा था कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा करते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, ठीक है। आगे देखो। भारत की कार्यपालिका अध्यक्ष का हेड कौन है? तो भारत का राष्ट्रपति है, सबको पता है, ठीक है। आगे देखिए। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, ऐसा कहा गया है? तो अभी जस्ट हमने प्रमुख आर्टिकल पढ़े, उसमें दिया गया था, आर्टिकल नंबर 53 दिया गया था कि नहीं। संविधान की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसके पास हैं? भारत के राष्ट्रपति के पास है। पीसीएस मेंस में भी आया है, प्री में भी आया है, री एग्जाम में कई बार आया है। केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति में। ऑप्शन ए बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, आसान है। हाँ जी।
एक सेकेंड, चलिए। संघ की, शायद आपको दिख रहा होगा, संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं, बात सच है। कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। सरकार का कामकाज चलाने के लिए कार्यपालिका शक्तियों की व्यवस्था की गई है। लेकिन यहाँ पर ये जो कारण है ये इस कथन को पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं कर रहा है तो सही दोनों, लेकिन ये एक अलग फैक्ट है और ये एक अलग फैक्ट है, तो दोनों में कोई मैच नहीं है। तो ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो। ओहो, एक तो ये मोबाइल चलाना भैया बड़ा यार। चलिए देखिए, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है, बिल्कुल सही बात है, हमने पढ़ा है। प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं। मतलब अभी सेना का प्रमुख है तो फिर कुछ भी करेगा क्या, ऐसा कहना चाह रहा है आर। तो ये तो गलत हो गया भाई। ये बात सच है कि सर्वोच्च कमांडर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सर्वोच्च कमांडर है तो सेना को बोल देगा कि जाओ मेरे पड़ोसी पे हमला कर दो, साले को धुआं धुआं कर दो। ऐसा नहीं हो सकता, तो उन सब पर नियंत्रण है। तो ए सही है और आर इसका गलत है, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे देखिए। वह राष्ट्र का प्रतिनिधि तो है किंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं। इस लाइन को सीधे सीधे हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, आप याद करिए। ये लाइन किसके लिए है? ये लाइन भारत के राष्ट्रपति के लिए है कि वह सबसे ऊपर तो बैठा हुआ है देश में, लेकिन देश का नेता नहीं है। देश का नेता कौन है? प्रधानमंत्री। तो ये सीधी सीधी लाइन अभी हमने ऊपर पढ़ी थी, आप जाके देखिए, मेंस 2007 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आगे देखो। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान से होता है और चुनाव की प्रक्रिया क्या है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, मैंने आपको बताया था। आगे देखो। आगे देखिए, यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष चुनाव से चुना जाता है। बिल्कुल सही बात है, इनडायरेक्टली तो होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से। अच्छा, और कारण क्या है? एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलाकर बनता है। तो बिल्कुल सही बात है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण कथन से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन सी। आगे देखो। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वो कौन कौन से हैं? वो है दिल्ली और पांडुचेरी, ध्यान रखना, ऑप्शन बी। ठीक है, हाँ, आगे देखो। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है किस विधि से? तो मैंने आपको कहा था सीधे सीधे रट्टा मान लो, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से। ठीक है, हाँ सही है, ये आपको चुनना है। हालांकि इसमें 2 ऑप्शन थे तो बी और सी दोनों सही माना है, बट आप ए बी को ही प्रॉपर फॉलो करिए क्योंकि यही सही है। अब देखो, यहां पर पूछ रहा है राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं। देखिए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, सही बात है। राज्य विधानमंडल के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य नहीं, केवल विधानसभा, दोनों सदन कैसे आ गए? सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही बात है। दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सही बात है। तो 1, 3 और 4 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक, आगे देखो। इस सवाल को देखिए जरा, इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में शामिल नहीं है? क्या लोकसभा के सदस्य इसमें शामिल हैं? बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा के सदस्य शामिल हैं? बिल्कुल सही बात है। राज्यों की विधानसभाओं के भी शामिल हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्य इसमें शामिल नहीं है, तो यही जवाब सही होगा, ऑप्शन डी। विधान परिषद के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं है। ठीक है, हाँ, आगे देखो। बाकी वही सब है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, कोई नई चीज इसमें नहीं है। अगला देखते हैं, यहाँ पे कुछ अगले क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ओके, कुछ नए सवाल मिलते हैं तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। चलिए देखो, 23 नंबर देखिए, इनमें से कौन राष्ट्रपति के चुनाव के प्रकरण के लिए सही नहीं है?
पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारियों का चुनाव हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, हो जाना चाहिए। और राष्ट्रपति तब तक अपना पद नहीं छोड़ता है जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। ये बात मैंने आपको बताई थी। पद ग्रहण की अवधि से 5 साल तक बना रहेगा। बिल्कुल सही बात है। और जैसा कि देखो आ गया नहीं आ गया, राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल समाप्ति के बाद भी वो पद पर बना रहेगा। ये भी सही है। लेकिन इस लाइन को हमने स्पेशली पढ़ा था, नोट था हमारे नोट्स में, आप जाके देखिए कि निर्वाचक मंडल अधूरा है, यानी लोग वोट डालने नहीं आए, इस आधार पर राष्ट्रपति के चुनाव को निरस्त या कैंसिल नहीं किया जा सकता। तो ये बात बिल्कुल जो है जो यहाँ पर जो कह रहा है, ये कह रहा है किया जा सकता है। बट फैक्ट क्या है? फैक्ट है ये कि अगर राष्ट्रपति के निर्वाचक अधूरा है तो चुनाव कैंसिल नहीं होगा, चुनाव चलता रहेगा। तो यही बात यहाँ पर कह रहा है। ये कह रहा है नहीं कैंसिल हो जाएगा, तो ये बात गलत है। बाकी सब सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। ठीक है। हाँ, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने लोगों के द्वारा किया जाना चाहिए? तो फिलहाल ये जो है 2004 में पूछा गया है। अभी तो फिलहाल इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। इसका जो सही जवाब है वो है 50 मतदाताओं द्वारा उस व्यक्ति का नाम प्रस्तावित और अनुमोदित होना चाहिए जो राष्ट्रपति बनना चाहता है। इस पॉइंट को मैंने स्पेशल एक्सप्लेन किया था, ठीक है, लास्ट क्लास में। कुछ सवाल और देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। विधायकों और सांसदों के मत का मूल्य भी होता है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, इसको देखो, आप इसको देख लो। विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मत का मूल्य क्या है? राज्य की जनसंख्या। अगर आपको किसी विधायक के मत का मूल्य निकालना है कि एक विधायक कितने लोगों का जो है वोट लेकर जा रहा है, तो उस राज्य की जनसंख्या बटे राज्य की विधानसभा में कुल सदस्य गुणा 1000 से आप अगर करोगे तो जो भी चीज़ निकल के आएगी वो होगी उस विधायक के मत का मूल्य। ठीक है। हाँ, सांसद के मत का मूल्य आपको निकालना है तो सभी निर्वाचित विधानसभाओं के सदस्यों के मतों का कुल मान बटे निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या, इससे भाग दे दोगे तो संसद के मत का मूल्य निकल आएगा, सांसद के मत का मूल्य निकल आएगा। ठीक है ना। तो ये सवाल आपको ध्यान रखना, थोड़ा सा पेपर में हो सकता है आ जाए। एक सवाल और देखते हैं। देखो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना। जब भी हम जनसंख्या की बात करते हैं ना, जैसे चुनाव में, जैसे अभी लोकसभा की सीटें किस जनगणना पर आधारित है, राज्यसभा की सीटें किस जनगणना पर आधारित है, विधानसभा की सीटें किस जनगणना पर आधारित है, या राष्ट्रपति के चुनाव में जो हम मूल्य निकालते हैं विधायकों का, सांसदों का, उसमें जनसंख्या कब की ली जाती है? तो ध्यान रखना ये 1971 की है। ठीक है ना। हाँ, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो देखो पढ़ा लिखा होना कोई जरूरी नहीं है। आयु तो 35 साल होनी चाहिए, संसद का लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए और भारत का नागरिक हो। पढ़ा लिखा होना कोई जरूरी नहीं है, आप ध्यान रखना। एक अंगूठा छाप व्यक्ति भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन चपरासी नहीं बन पाएगा, उसके लिए टेस्ट देना होगा। आगे देखो, राष्ट्रपति के विषय में निम्न कथनों पर विचार करिए। क्या उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए? ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। 35 वर्ष की उम्र पूरी होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। संसद का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, ये भी ठीक है। तो 2 और 3 ठीक है, 1 ठीक नहीं है। बस इतना लिखा है कि नागरिक हो, जन्म से हो या बाद में उसने नागरिकता ग्रहण की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो जन्म जो शब्द है ये यहाँ पर गलत है, तो 2 और 3 ठीक होंगे, पहला गलत होगा। ठीक है, 2 और 3, लेकिन इसमें तो ये कॉम्बिनेशन ही नहीं बनना यार। ये सवाल में थोड़ा कुछ डाउट लग रहा है मुझे। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है, चलो एक सवाल और देखते हैं। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उसका विवाद कहाँ जाएगा? तो उसका विवाद जाएगा सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट, ध्यान रखना। तो ये हुआ हमारा राष्ट्रपति वाला चैप्टर और ये हुए उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताना। इस सवाल को जरूर आप कमेंट के माध्यम से एक्सप्लेन करना किसकी सही व्याख्या क्या होगी। मैंने जो बताया है उसमें कोई गलती हो तो मुझे बताना। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।